हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो इस माह का नवंबर माह का जो असाइनमेंट नंबर 4 है उसको हम लोग देखेंगे। और आज मैं इसमें आप लोगों को 10वीं के मैथ्स के बारे में बताऊंगा, मैथ्स के असाइनमेंट को कंप्लीट कराऊंगा। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, जो कि 11 पार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जिसमें ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखते हैं। मैं आपके सामने आंसर रख रहा हूँ, देखिए आप कैसा है। ये रहा इसका आंसर, जिसमें साफ साफ बोल रहा है, देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है। तो यहाँ आप देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ये देखिए ये त्रिभुज ए बी सी है। इसके बाद बोल रहा है ए डी भुजा बी सी पर लंब है। तो देखिए आप, ये जो ए डी भुजा है ये बी सी के ऊपर लंब है। ऐसे जो है आपका ए डी भुजा आया है, ठीक है, ए डी भुजा आया है जो कि किसके ऊपर लंब है, बी सी के ऊपर लंब है। सही बात है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक बात है। अब आगे देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए इतना। तो ठीक है, ये है आपका डायग्राम कुछ इस तरह से कि आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ऐसा कोई त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें जो ए डी जो भुजा है, ये जो ए डी भुजा है वो बी सी पर लंब है। सही बात है, ये देखिए ये जो ए डी भुजा है वो बी सी के ऊपर लंब है। सही बात है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, देखिए कुछ नहीं करेंगे। एक बार इस वाले त्रिभुज को हम लोग लेंगे, जो कि त्रिभुज है आपका क्या, ए बी डी, ठीक है। और दूसरी बार त्रिभुज लेंगे हम लोग ए डी बी, ए डी सी, इसको ले लेंगे हम लोग। ये दो त्रिभुज हम लोग लेंगे, एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे। और इन दोनों त्रिभुजों पे देखिए जब भी लंब डलता है, जब भी लंब डलेगा तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, मतलब इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। और कभी भी 90 डिग्री एंगल बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर भी क्या वो हो रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बार त्रिभुज ले लिया है, देखिए ए डी बी, और एक बार त्रिभुज ए डी बी लेकर के मैंने ये क्या लगाया है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। देखिए यहाँ पर क्या लगा है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस स्थिति में इस त्रिभुज को यदि हम लोग लेते हैं, देखिए तो इसमें कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये वाला आपका लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब कौन सा हो जाएगा, ए डी, तो ए डी स्क्वायर प्लस आधार कौन सा हो जाएगा, बी डी, तो बी डी स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी ले लेंगे, इधर वाले त्रिभुज में देखिए सेम चीज़ हम लोग इस वाले त्रिभुज में भी लेंगे। देखिए त्रिभुज ए डी सी, ये वाला, ये देखिए ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लिए हैं ए डी सी। अब इसमें भी ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, ये वाला लंब और नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो कर्ण स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, ये देखिए जैसा कि दिया हुआ है, और लंब मतलब ए डी स्क्वायर और आधार मतलब सी डी स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में ये रहा आपका समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने से क्या होता है कि जो LHS रहता है वो LHS के साथ घटेगा, मतलब जो ए बी स्क्वायर है वो माइनस होगा आपका ए सी स्क्वायर के साथ, और ये जितना चीज़ है, ये जितना चीज़, ये दोनों आपस में माइनस होंगे। तो ये देखिए ये माइनस हुए हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पर, चूंकि घटाए हैं तो माइनस चिन्ह का, ये वाला जो माइनस चिन्ह है आपका, ये जो माइनस चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसका इन अंदर वाले के साथ, सारे लोगों के साथ इसका चिन्ह का गुणा होगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्लस में था, जैसे ए डी प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया, सी डी प्लस में है ये भी माइनस में हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब क्या हम लोगों ने क्या किया है, आप ए डी स्क्वायर को देखिए, एक ठो प्लस में है और एक ठो माइनस में है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या,
बी डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। ये जो सी डी था ये इधर आया प्लस में, और ये जो ए सी था ये प्लस में था, माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। और इस तरह से आपको जो प्रूव करना था कि ये चीज़ कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको उतार लेना है इसको कॉपी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फिर से त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन किया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करें। मतलब एक कोई त्रिभुज है, ए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरह से ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है, और इसको ए बी भुजा, ये जो भुजा आपको दिखाई दे रहा है देखिए, ये वाली भुजा ए बी, और बोलता है ए सी, ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं देखिए, ये ए बी भुजा और ये ए सी भुजा। ठीक है, भुजा को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका डी बिंदु है और यहाँ पर मान लीजिए आपका ई बिंदु है, ऐसा प्रतिच्छेद करें तो बी सी समांतर, ये वाली जो भुजा है आपकी, ये जो भुजा है, ये वाली भुजा बी सी, ये जो भुजा है बी सी, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बी सी समांतर हो जाता है। तो समांतर हो जाएगा तो देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं डी और ई को मिला दूं तो देखिए डी ई, ये जो डी ई है वो आपका बी सी के समांतर हो जाएगा। यहाँ पर बी सी रहेगा तो इसके क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। समांतर मतलब जो एक दूसरे को कहीं ना काटे, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना काटें, चाहे आप इसको कितना हूँ आगे बढ़ा दो, चाहे आप पीछे की ओर बढ़ा लो, इसको भी कितना हूँ आगे बढ़ाओ, कितना पीछे बढ़ाओ, कहीं ये नहीं काटेंगे। तो ये क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और आपको सिद्ध करके बताना है कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी होता है। चलिए देखते हैं। तो मैं आपके सामने इसका आंसर रखता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आंसर होगा इसका, देखिए आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक त्रिभुज ले लिया है कुछ इस तरह से, ये रहा वो त्रिभुज जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है आंसर में, ये वाला मैं इसको इधर दिखा रहा हूँ। देखिए ए बी सी कुछ इस तरह से त्रिभुज है। ठीक है, जिसको डी और ई पर दो बिंदु हैं, डी और ई, जो परस्पर ऐसे काटते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी और ए डी ई क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए आप, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये देखिए डी ई समांतर बी सी, ऐसा लिखा भी हुआ है। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको क्या चीज़ सिद्ध करना है, देखिए आपको सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी सिद्ध करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो थेल्स प्रमेय से, या इसको हिंदी में हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं, जिससे क्या होता है, आपको क्या करना होता है, देखिए आपको ये वाली भुजा ए डी, ये जो ये यहाँ से यहाँ तक है ए डी, और जो डी बी भुजा है, देखिए मैं अलग अलग पेन से आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये जो डी बी भुजा है ये आपस में दोनों बराबर होंगे, और इसको हम लोग बटे में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ए डी बटे डी बी बराबर, इधर भी वैसे ही जो ए ई रहेगा वो ई सी के बराबर रहेगा, तो ए ई बटे नीचे हो जाएगा आपका क्या, ई सी। ये जो चीज़ आपके सामने आया है यही है आपका क्या, थेल्स प्रमेय। मतलब इतना में अगर आप इतना को जोड़ते हो, प्लस करते हो, तो ये वाला, और इतना में इतना को जोड़ते हो तो ये जो चीज़ रहेगा आपका, यही रहता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से ये चीज़ होता है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है, देखिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब इसको हम लोग पलट देंगे, तो पलटने पे क्या हो गया है, देखिए आप लोग, ये मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ आपको। हम लोगों ने क्या किया, इसको पलट दिया है। ठीक है, पलटने पे क्या हुआ है, देखिए पलटने पे ये डी बी ऊपर चला गया और ए डी कहाँ आ गया, नीचे में। देखिए वैसे ही गणित का नियम है कि एक पक्ष के साथ आपको कुछ नहीं करना है, तो दोनों पक्ष में अगर आप इधर पलट रहे हो तो आपको इधर भी पलटना पड़ेगा। तो ए ई नीचे आ जाएगा और ई सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम लोग एक जोड़ देंगे अपने मन से। देखो फिर से, एक पक्ष के साथ आप कुछ नहीं कर सकते ना, पक्षपात नहीं करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, एक पक्ष के साथ अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे एक पक्ष में अगर आप एक जोड़े तो दूसरे पक्ष में भी एक जोड़ना अनिवार्य है आपका। अगर इधर रूट लगा रहे हो तो उधर भी रूट लगाना जरूरी है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो खैर फिलहाल चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए इसका यहाँ पर एलसीएम निकला है, देखिए आप डी बी बटे ए डी
+1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिए हैं और AD और 1 का लघुत्तम निकाले तो AD से AD का भाग किए तो AD से AD कट जाएगा ना, ये वाला AD से ये वाला AD कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो बचा क्या, ये देखिए AD से AD कटा तो बचा क्या, DB। अब AD का फिर से 1 से भाग करेंगे तो AD ही रहेगा और ऊपर गुणा करेंगे तो फिर से प्लस का प्लस और क्या आ जाएगा आपका AD। ये देखिए आप ऐसे कुछ आ जाएगा, LCM निकाला हुआ है, यहाँ LCM निकाला हुआ है, ठीक है, इस तरह से निकाला हुआ है। ठीक उसी प्रकार इधर भी वैसे ही किया हुआ है, LCM निकाला हुआ है। अब LCM निकालने के बाद जो DB है प्लस AD, देखिएगा ना, जो DB और AD क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं। ये देखिए ये जो DB और AD हैं, इन दोनों को देखिए, DB और AD हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे हम लोग, देखिए क्या होता है। तो DB और AD, अगर हम लोग चित्र में ध्यान से देखें तो DB और AD क्या हो रहा है, देखिए, ये देखिए DB और AD, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका DB है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक DB और यहाँ से यहाँ तक AD। अगर मैं पूरे को जोड़ दूँ DB को, ठीक है, इतना से लेकर के इतना को अगर मैं जोड़ूँ किसमें, AD में प्लस AD में, ठीक है। तो इतना से लेकर के इतना जोड़ूं तो टोटल क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आपका AB, ये पूरा का पूरा AB बन जाएगा, ठीक है। तो मैं DB बटे AD के जगह पे AB भी लिख सकता हूं क्योंकि टोटल जोड़ने पे क्या आ रहा है, AB आ रहा है। तो ये रहा, देखिए DB बटे AD के जगह पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार EC प्लस AE, अगर हम इनको जोड़ दें तो ये रहा आपका AE और ये रहा EC। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये क्या बन जाएगा आपका AC बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखते जाइए क्या हो रहा है, EC और प्लस AE, इसको जोड़ दिए तो AC बन गया। अब इसको बस खाली क्या कर देंगे हम लोग, पलट देंगे। तो पलटने पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो आपका AD है, ये देखिए ये जो AD है ये ऊपर की तरफ और AB नीचे की तरफ, वैसे ही AE ऊपर की तरफ और AC नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपका, ये देखिए, और ये आपका प्रूव हो जाएगा। यही सिद्ध करना था आपको क्वेश्चन में, ताकि AD बटे AB बराबर AE बटे EC होता है। तो यहाँ भी देखिए वो प्रूव हो चुका है, AD बटे AB बराबर AE बटे AC होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोगों को भी फायदा मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है वृत्त। अब देखिए त्रिभुज रुभुज खत्म हो चुका है, वृत्त के बारे में बात हो रही है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो जैसे ये वृत्त हो गया, तो केंद्र से जो दूरी रहता है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम लोग R से दर्शाते हैं। ये आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। और यदि जीवा की लंबाई दे दिया है, जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब जीवा की लंबाई दे दिया है आपको और केंद्र से दूरी दे दिया है कि ठीक है। मैं आंसर रखता हूँ आपके सामने, देखिए ये रहा इसका आंसर, ये वृत्त है। अब इस पे अगर हम लोग देखें तो देखिए दो चीज़ें हैं। अगर आप इसको बीच में रखते हो तो ये व्यास कहलाएगा, लेकिन आप इसको जीवा भी बोल सकते हो। और दूसरी बात, अगर मैं इधर भी रखूं तो भी ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए POQ करके कुछ दिया हुआ है, देखिए चित्र में आपको। तो मान लीजिए मैं इसको P मान लेता हूँ, यहाँ पर केंद्र बिंदु इसका होगा जिसको O मान लेंगे और इधर हो जाएगा Q, ठीक है। अब ये जो जीवा है इसकी लंबाई कितना दी गई है, देखिए जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र में दिया गया है। 8 सेंटीमीटर मैंने ले लिया ये। और केंद्र से दूरी, तो केंद्र से दूरी जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये रहा केंद्र और केंद्र से दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और आगे। तो चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा। ये QP 8 सेंटीमीटर और जीवा से केंद्र की दूरी OM बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए केंद्र, देखिए जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाएगा, जैसे ये है, ये जीवा है, अगर हम लोग केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, ऐसे लंब, ये देखिए कभी भी ऐसे डालते हैं ना तो ये लंब होता है, ठीक है। ये OM हम लोगों ने लंब डाला है किसके ऊपर, QP के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी लंब डलता है तो दो काम होता है, एक तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और दूसरी बात, ये जो OM है इस QP को 2 बराबर भागों में बांट देगा। मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, ऐसे बांट देता है, ठीक है। तो अब देखिए उसी को क्या किया है, MP, ये जो MP है, ये देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का,
यहाँ से यहाँ तक का मान निकाल रहा है, ये MP बराबर हाफ लिखा है QP का आधा, ठीक है। तो QP कितना है 8 सेंटीमीटर, 2 से काटे तो 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हाफ आप में डिवाइड हो जाता है तो 4 सेंटीमीटर निकल करके आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपके पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पता है और यहाँ आपका कितना हो गया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अभी मैंने बताया था। तो कर्ण इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं ना, तो OP क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, बराबर लंब कौन सा हो जाएगा OM हो जाएगा आपका लंब, प्लस आधार हो जाएगा आपका MP, ठीक है। और आपको त्रिज्या ही निकालना है। तो भाई एक चीज, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपका ये चीज लिखा हुआ है, वही चीज पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। अब आगे देखिए, कुछ चीजें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से कहीं पर भी आप खींचो लकीर, ऐसे जो परिधि को टच करे, वो सारा का सारा क्या है, त्रिज्या है। तो इस चित्र में यहाँ पर से यहाँ पर देखो, केंद्र से परिधि को टच कर रहा है ना, तो ये भी त्रिज्या होगा। और यहाँ से यहाँ भी बोलोगे तो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ कहीं भी खींचो आप तो त्रिज्या कहलाएगी। बस परिधि को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी। अब देखिए यहाँ पर OM का मान 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, MP 4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये देखिए यहाँ पर सॉल्व किया है। तो OP स्क्वायर है 9 + 16 25 हो जाएगा, और 25 का रूट आ जाता है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो OP का मान है, ये कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप ये समझ गए होगे आप, ठीक है। ऐसा इसका आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है और ये सम्मुख कोण क्या है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखिए चक्रीय चतुर्भुज, तो चतुर्भुज तो हर किसी को पता होता है, 4 भुजा रहेगा तो चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। अब चक्रीय का क्या मतलब है, इसके चारों तरफ आप वृत्त बना दीजिए, मतलब कुछ इस तरह से। देखिए मैं बना करके दिखाता हूँ, ये रहा वृत्त। और अगर कोई भी चतुर्भुज आप ले लीजिए, कोई भी चतुर्भुज कैसा भी ले लीजिए, लेकिन उसके चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, वृत्त की परिधि को क्या करना चाहिए, यहाँ पर टच करना चाहिए। देखिए यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ चारों भुजाएं टच कर रही हैं, मतलब ये क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं सम्मुख कोण की। तो सम्मुख कोण क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज लीजिए, अगर उसके आमने सामने के कोण की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो A के सामने कौन है, C है। तो A और C ये क्या होंगे आपके सम्मुख कोण। और बोल रहा है कि इन्हीं दोनों को जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार B का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, D। तो B + D बराबर कितना होना चाहिए, बोलता है 180 अंश। तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण को हम लोग सम्मुख कोण बोलते हैं। अब चलिए इसका आंसर मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए ये रहा इसका आंसर, मैं जूम करके आपको दिखाता जाता हूं। बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है इसके आंसर को। देखिए सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको बताया गया है, देखते जाइए। सबसे पहले दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि वृत्त की, ये देखिए वृत्त है, यहाँ पर दिया हुआ है ABCD, तो सही बात है। ये देखिए सारे जो है इसके जो शीर्ष है, सारे के सारे शीर्ष जो है परिधि को टच कर रहे हैं, तो सही बात है, ठीक है। जिसका केंद्र O है, O भी दे दिया है केंद्र, ये रहा O केंद्र दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब रचना में क्या है, रचना उसको बोलते हैं जो हम अपने मन से करते हैं। तो क्या किए हैं हम अपने मन से, केंद्र बिंदु O से A तथा C को मिला है, तो A और C को हम लोग मिला दिए हैं। ये देखिए डैश 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 डॉट 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 से दर्शाया गया है, A और C को यहाँ पर क्या कर दिया है, मिला दिया है, ठीक है। आपको सिद्ध करना क्या है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सम्मुख कोण मतलब B और D को जोड़िएगा, तो ये रहा B और D को जोड़िए तो 180 अंश, A और C को जोड़िए तो 180 अंश, सही बात है, ये आपका है। अब सुनिएगा ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए चाप ABC, ये क्या चीज़ है, तो देखिए ये था आपका चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा, ये A था, B था, C था, D था, ठीक है। ये ऐसा कुछ चक्रीय चतुर्भुज आपका बना हुआ है, ठीक है, ये केंद्र बिंदु है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए चाप ABC, चाप मतलब चाप, देखिए जो प्रकार और पेंसिल को लेकर के काटते हैं ना, उस प्रकार से। ये देखिए तो आप A से C चाप बोल रहे हो, तो ये रहा A से C चाप, मैं दूसरे कलर पेन से दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपका A से
सी चाप, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, ए से सी, ये जो बी लिखा हुआ है ना ए बी सी, तो बी को नहीं लेना है आपको, ए सी चाप, ये देखिए ए और सी के ऊपर ऐसा है, तो ए सी चाप के एकांतर खंड में, एकांतर खंड मतलब एक साइड, ठीक है, तो ए और सी के एकांतर खंड में मतलब एक तरफ कौन सा कोण स्थित है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ए कोण तो आएगा नहीं क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सी कोण आएगा नहीं, तो कौन बचा, बी बचा। बी जो है इसके एकांतर खंड में है, मतलब एक तरफ है, तो उसी को लिखा है एकांतर खंड में कोण बी स्थित है, सही बात है। तो कोण बी बराबर, ये देखिए कोण बी बराबर हाफ लिखा हुआ है, हाफ एम, एम का कोई मतलब नहीं होता है, वो चाप को प्रदर्शित करता है, ए बी सी ये चाप को प्रदर्शित करता है, ये एम, तो घबराने का जरूरत नहीं है। हाफ क्यों लिखा गया है, ये जो हाफ लिखा हुआ है आधा, ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने आधा चाप काटा है, यहाँ से यहाँ तक केवल चाप काटा है, ठीक है, इसलिए हाफ लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक इसी प्रकार देखिए सी ए चाप, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप सी से ए की तरफ ऐसे हुआ है, डी का तो कोई मतलब नहीं है, तो सी ए चाप बोल सकते हो आप। तो सी ए चाप के एकांतर खंड में कोण डी स्थित है, तो देख लेते हैं एक बार कि कैसे कोण स्थित है भाई। तो सी ए चाप ढूंढते हैं, तो कहाँ है सी ए चाप, ये देखिए ये रहा आपका बिंदु सी और ये रहा बिंदु ए, सी ए चाप, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने प्रकार से चाप काटा यहाँ। अब इसके एकांतर खंड में कौन सा कोण स्थित है, तो कोण डी स्थित है, उसी को लिखा है, देखिए आप कोण डी स्थित है, ठीक है, सही बात है, कोण डी स्थित है। और फिर से वही हाफ सी डी ए, अब हाफ क्यों लगाए हैं पता ही है आपको, ये देखिए यहाँ से भी हम लोगों ने क्या किया है, आधा ही तो चाप काटा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हाफ हो गया ये, ठीक है। आगे देखिए अब क्या किए हैं हम लोग, ये जो समीकरण एक है आपका, ये वाला, ये जो समीकरण एक है और ये जो समीकरण दो है आपका, इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जुड़ता कैसे है, LHS को LHS साइड, मतलब B और D को एक तरफ और बाकी इधर का मटेरियल एक तरफ जुड़ेगा। ये देखिए कोण B और बाकी ABC और CDA चाप जोड़ दिए हैं हम लोग, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में तो हाफ जो है सब में कॉमन दिखा रहे, M का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो M तो केवल चाप को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो हाफ 1/2 को मैंने निकाल दिया, तो अंदर कोष्टक के क्या बचा आपके, M ABC या AC चाप प्लस M CDA, तो CA चाप, ये बचा आपका। अब देखिए इसके जगह पे मैंने लिखा है 360 अंश। अब ये कैसे आया, सबसे इंटरेस्टिंग देखो, ध्यान से देखना, AC चाप ये रहा आपका, देखिए मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर साफ साफ अक्षर में AC चाप प्लस आपका CA चाप को जोड़ा गया है, ठीक है, CA चाप को जोड़ा गया है। तो ये देखिए AC चाप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ तक, और इसी में CA चाप को जोड़ दिया गया है, तो जोड़ देते हैं, ये देखिए। तो जब दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका, एक वृत्त बन रहा है इस तरह से। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखते जाइए, यहाँ से यहाँ तक आपका AC था और यहाँ से यहाँ तक आपका CA था, ठीक है। ये AC और CA दोनों को जोड़ दिए ऐसे, तो क्या बन गया, एक वृत्त बन गया है, ठीक है। अगर ऐसे देखें तो ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर इस साइड भी वृत्त बना, इस साइड भी 180 डिग्री खींच दिया जाए तो ये क्या बन गया, देखिए एक वृत्त बना ना, ऐसे वृत्त बना ना एक, और 180 प्लस 180 कितना होगा, 360 डिग्री, बस वही वृत्त होता है 360 डिग्री का। तो नीचे देखिए मैं इसीलिए इसके जगह पे आपका 360 जोड़ दिया हूँ, AC और CA को जोड़ा और 360 डिग्री, ये रहा आपका 360 डिग्री। अब 2 से इसको काटेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, कोण B प्लस कोण D 180 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट को भी सिद्ध कर देना है, आपको पूरा बताने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पूरा बताने का ज़रूरत नहीं है, फिर से वही काम नहीं करना है आपको, सीधा यहाँ पर उस चीज़ को ही बता दीजिए, कोण A प्लस कोण C बराबर भी सेम होगा 180 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ये देखिए दोनों के लिए आप सिद्ध कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है अकेले आप सिद्ध करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन। इसको देखिए आप क्या बोल रहा है, इसमें तो आपको प्रकार पेंसिल सब लगेगा, मैं चित्र के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसमें बोलता है कि त्रिभुज ABC का परिगत वृत्त की रचना कीजिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए परिगत वृत्त क्या होता है। परिगत वृत्त, तो परिगत वृत्त मतलब होता है जो त्रिभुज के बाहर बना हुआ वृत्त हो। जैसे त्रिभुज है, अगर इसके बाहर कोई वृत्त बनता है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों को ऐसे तीनों शीर्षों को छूते हुए जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं परिगत वृत्त, पहली बात। तो दूसरी बात, इस त्रिभुज के लिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो त्रिभुज
ए बी सी में मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसमें यह है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर दे दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, और कोण बी बराबर दे दिया है कितना, 60 अंश, ऐसा दिया हुआ है। मैं आंसर रखता हूँ आपके सामने, रचना के पद भी आपको लिखना है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर जो कि मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, कभी भी ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आता है, सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा को देखिए, वो आपका आधार भुजा कहलाएगा। मतलब क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आधार भुजा खींचा हूँ ए बी, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। चित्र आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए चित्र आपको प्रॉपर दिखना चाहिए तब समझ में आएगा आपको। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो चीज़ है 8 सेंटीमीटर का आधार रेखा खींचा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, चांदा लिया है और यहाँ पर जो बी बिंदु है, ये जो बी बिंदु है, इस पर 60 अंश का कोण बनाया है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपका 60 अंश का मैंने क्या किया है, कोण बनाया है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 60 अंश का कोण बन गया है, ये देखिए, ये 60 अंश का कोण बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, चूंकि BC की दूरी, तो BC, तो AB तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो C यहीं कहीं पर होगा, ठीक है। इसको ढूंढेंगे, तो C ढूंढने के लिए BC का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का चाप नापा हूँ, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, और B पे प्रकार का नोक रख करके, इस B पे देखिए, इस B पे प्रकार का नोक रख करके ऐसे काट दिया है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मैंने चाप नापा, और जहाँ पर ये कटा वो बिंदु क्या कहलाएगा आपका, C। अब प्रकार लेकर के मैंने क्या किया, C को A से और C को B से मिला दिया, और इस तरह से एक त्रिभुज बना है कुछ इस तरह से आपका, ये देखिए त्रिभुज ABC, ऐसा कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या किया है देखिए, अब मैंने क्या किया है, जैसा कि चित्र में दिखा रहा है, A पे प्रकार का नोक रख करके, प्रकार का नोक मैंने कहाँ रखा हुआ है, A पे रखा हुआ है, और आधा से अधिक, तो आधा लगभग इतना होगा, तो आधा से अधिक खींच करके 2 चाप काटे हैं एक त्रिभुज के बाहर। ये देखिए कुछ इस तरह से ऐसे काटा, सेम हम लोगों ने ऐसे काटा हुआ है, ये देखिए ऐसे कुछ इस तरह से काटा है चाप से, ठीक है। आपको भी ऐसे ही काटना है, और बिना हिलाए डुलाए बी बिंदु पे रख करके इन्हीं चापों को काटना है। तो कुछ इस तरह से ये कटेगा, इस तरह से कटा, जहाँ जहाँ पर ये कटा इसको मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच दिए हैं हम लोग, चित्र में सब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये रहा आपका, इसको हम लोग नाम दे दिए हैं P, क्योंकि AB ऑलरेडी आ चुका है, तो PQ हम लोगों ने क्या किया है, इसको नाम दे दिया है कुछ इस तरह से, देखिए, ठीक है। इस तरह से आप, इस तरह से हम लोगों ने इसको नाम दे दिया है PQ, ठीक है। अब देखिए आगे समझिए, सेम काम अब दूसरी भुजा को लेकर के किया है। पहले इस भुजा का खींचे हम लोगों ने, और ये जो हम लोगों ने खींचा वो क्या कहलाता है, लंबार्धक रेखा कहलाता है, ठीक है। लंबार्धक खींचा PQ, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग लेंगे BC को, अब इसका लंबार्धक खींचेंगे हम लोग। तो BC में भी B पे बिंदु रख करके आधा से अधिक फैलाया, ठीक है, और चाप काटा कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये चाप आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला चाप दिखाई दे रहा होगा। अब प्रकार को बिना हिलाए डुलाए C बिंदु पे रख करके फिर से इन्हीं चापों को क्या किया है, काट दिया है कुछ इस तरह से। जब ये कटा, इनको मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींचा, और PQ नाम आ चुका था, तो S और R ऐसे नाम दे दिया है, ठीक है। 2 बिंदु खींचे हम लोगों ने, 2 लंबार्धक रेखा खींचा, 2 भुजाओं को लेकर के 2 लंबार्धक खींचा, पहला इस रेखा का लंबार्धक, दूसरा इस रेखा का, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए ये दोनों लंबार्धक रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काट रहे हैं। जहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को, ये यहाँ पर बीच में इसको काट रहे हैं, इसको नाम दे दिया केंद्र बिंदु O, ठीक है। अब O पे प्रकार का नोक रख करके, O पे हम लोगों ने क्या किया, प्रकार का नोक रखा है, ठीक है। O पे प्रकार का नोक रखा और A तक फैलाया है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, और घुमा दिया है, और इस तरह से एक वृत्त बनाया है जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों को छूता हुआ जा रहा है। ये देखिए, तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाता है, मतलब A को भी टच कर रहा है, B को भी टच कर रहा है, और C को भी टच करता हुआ जाता है। तो इस तरह से मैंने त्रिभुज ABC का एक परिगत वृत्त बनाया। यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हो। अब मैं इसके रचना के पद आपको बता देता हूँ कि होगा क्या। तो रचना के पद कुछ इस तरह से होगा इसका, ये रहा रचना के पद। हमने रचना के पद उसे कहते हैं जो हम लोगों ने किया ना, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर करते जाना है, बस ये रचना के पद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।